दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस क्लासेस पे और मैं हूं मनीष चौधरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। कल अपन ने बात की थी आरबीसी के बारे में और आरबीसी के बारे में जब अपन ने पढ़ा था तो हमने देखा था कि आरबीसी के किनारों पर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों बने रहिएगा। कल वाले वीडियो में अच्छा रिस्पांस रहा था अपना और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम दूसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम अच्छी वीडियो डालते रहेंगे इसके ऊपर। चैनल पे अपने और बने रहिएगा चैनल पे। शुरुआत करते हैं हम किसकी, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की जहां बात आती है दोस्तों कि सबसे पहले अपना दिमाग जाता है कि भाई ये हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो दोस्तों जो एक हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है 4 मॉलिक्यूल्स तो किसके होते हैं, फेरस के होते हैं, Fe+2। 4 मॉलिक्यूल्स किसके रखे जाते हैं, फेरस के रखे जाते हैं। यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स या 4 अणु किसके जुड़ते हैं, आयरन के जुड़ते हैं। और साथ में क्या जुड़ता है, 574 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, एमिनो अम्ल के होते हैं, एमिनो एसिड के होते हैं। ये दोनों मिलकर दोस्तों किसका निर्माण करते हैं, ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसका कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है इसका। तो इसका जो कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी कि हमारे शरीर में अपने ऑर्गन्स तक या सेल्स तक जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से उठाता है और ऑक्सीजन जहां पे पहुंचाता है, वो कार्य किसका होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है वो अलग-अलग कहां-कहां किस-किस में होती है, फीमेल, मेल में और न्यूबॉर्न बेबी में अलग-अलग होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल की। दोस्तों मेल में ये जो क्वांटिटी है वो रहती है 14 to 16 ग्राम्स पर 100 ml। अब पर 100 ml का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 100 मिलीलीटर रक्त में कितने हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, 14 to 16 ग्राम्स, यानी कि 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन की आवश्यकता हमें होती है। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में दोस्तों कितनी होती है, 12 to 14 ग्राम्स पर 100 ml, यानी कि महिलाओं के अंदर, फीमेल्स के अंदर 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है 100 मिलीलीटर रक्त में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, न्यूबॉर्न बेबी के बारे में। दोस्तों न्यूबॉर्न बेबी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। न्यूबॉर्न बेबी में अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 18 to 21 ग्राम्स पर 100 ml, यानी कि 18 से 21 ग्राम पर 100 ml। अब आप सोचोगे कि ये जो न्यूबॉर्न बेबी है इसमें तो ब्लड भी कम होता है और ब्लड कम होता है फिर भी इसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। दोस्तों कारण क्या है कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, ज्यादा होती है और रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होने के कारण ये जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है, दोस्तों वो 4 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है। और 4 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़कर किसका निर्माण करता है, ये निर्माण करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। क्या बनाएगा दोस्तों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है कि ब्लड कैसा है, ब्लड प्योर है, यानी कि उस हीमोग्लोबिन पर क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसको लिखा जाता है HbO2। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप कर लेता है, जुड़ जाता है, तो वो किसका निर्माण करेगा, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है तो सीधी सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, यानी कि एक हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। किसका निर्माण करेगा दोस्तों, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये कैसा ब्लड हो जाता है,
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि उसमें क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। दोस्तों इसको लिखा जाता है HbCO2 से। किससे लिखेंगे, HbCO2 से। यहां तक बात करने के बाद हम आगे पहुंचेंगे अपने टॉपिक पे कि आगे चीज अगर हम देखेंगे, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड अप कर लेता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो कितने टाइम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कितनी बार ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को 40 to 60 टाइम्स, यानी कि 40 से 60 बार ट्रांसपोर्ट करता है। कितने टाइम करता है, 40 to 60 टाइम्स ट्रांसपोर्ट करता है। और ये ट्रांसपोर्ट करने के बाद में क्या हो जाता है, ये हो जाता है डीनेचर। क्या हो जाएगा दोस्तों, डीनेचर हो जाता है। डीनेचर का मतलब क्या होता है कि यह नष्ट हो जाता है, और नष्ट होकर के या डीनेचर होकर के कहां चला जाता है, लीवर में चला जाता है। और लीवर में जाकर के दो पिगमेंट बनाता है। और कौन से पिगमेंट बनाता है, ये बनाता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। दोस्तों आपने नाम सुना होगा दो पिगमेंट का, एक तो आता है बिलीरुबिन, एक तो आता है दोस्तों बिलीरुबिन, और दूसरा आता है बिलीवर्डिन। दूसरा कौन सा है, बिलीवर्डिन। दोस्तों ये जो दो पिगमेंट हैं ये कहां काम में आते हैं, ये जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम देखेंगे कि एक जूस होता है जिसको कहा जाता है बाइल जूस, यानी कि पित्तरस, जिसका निर्माण कहां होता है, जिसका फॉर्मेशन कहां होता है, लीवर में। और उसका जो कलर प्रोवाइड किया जाता है वो कौन करता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन करता है। यानी कि ग्रीन और येलो कलर जो होता है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण होता है। तो ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, इनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, इनका निर्माण हीमोग्लोबिन के डीनेचर होने के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो डीनेचर होकर कहां चला जाता है, लीवर में चला जाता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो किस प्रकार से ऑक्सीजन को उठाता है, कहां से कहां तक लेके जाता है, किस प्रकार से हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ये चीज है हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है, 4 तो कहां किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयरन के, और 574 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, एमिनो एसिड के होते हैं। कार्य क्या होता है इसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये अलग अलग मेल, फीमेल और न्यूबॉर्न बेबी में इसकी क्वांटिटी दे रखी है। ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंड अप के साथ बाइंड अप करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और यहाँ पे लीवर में आकर के बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण ये करता है। क्लियर है दोस्तों। आगे चलकर हम बात करते हैं कि कैसे, किस प्रकार से जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को उठाएगा, कहां से उठाएगा, किस प्रकार से लेके जाता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे अगर हमें पूछे कि हम रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस काम में लेते हैं, तो दोस्तों रेस्पिरेशन के दौरान हम जो गैस काम में लेते हैं वो कोई गैस नहीं, वो होती है मिक्सचर ऑफ गैस, यानी कि वायु, यानी कि एयर को काम में लिया जाता है। और वो एयर कहां होती है, हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या उपस्थित है, ये क्या है दोस्तों, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है। और एयर का क्या किया जाता है, एयर का रेस्पिरेशन किया जाता है, रेस्पिरेट किया जाता है, तो श्वसन किया जाता है। और जब हम एयर का रेस्पिरेशन करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, सीधी सी बात है, लंग्स के द्वारा किया जाता है। दोस्तों कल अपन ने बात की थी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की। तो जो पल्मोनरी नाम दिया गया है, पुल्मो, पुल्मो का मतलब होता है लंग्स, पुल्मो का मतलब क्या होता है, लंग्स होता है। ठीक है, मेडिकल के लैंग्वेज में लंग्स को क्या कहा जाता है, पुल्मो कहा जाता है। और लंग्स की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहेंगे, पुल्मोनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, पुल्मोनोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे जो पल्मोनरी नाम दिया गया था वो लंग्स के कारण दिया गया था, क्योंकि जो दो अपने पढ़ी थी ब्लड वेसल्स, यानी कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, दोनों की दोनों किसके साथ जुड़ी रहती हैं,
लंग्स के साथ जुड़ी रहती हैं, इसलिए उनको अपन ने नाम दिया था पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनोलॉजी किसको कहा जाता है? स्टडी ऑफ लंग्स को कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, हमारे लंग्स में क्या उपस्थित है? ब्लड है। ब्लड में क्या है? ब्लड में आरबीसी है, और आरबीसी पर क्या है? आरबीसी पर हीमोग्लोबिन है। क्लियर है यहाँ तक? अब लंग्स में क्या आई है? एयर आई है। एयर का क्या करेंगे लंग्स? फिल्टर करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे तो ऑक्सीजन को तो क्या कर लेते हैं ये लंग्स अपने पास रख लेते हैं, और बाकी गैसों को वापस बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन आती है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करेगा। किसके साथ बाइंड अप करेगा? ऑक्सीजन के साथ। अभी अपन ने चर्चा की थी कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे जब हमारे लंग्स में क्या आती है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आते ही हीमोग्लोबिन इसके साथ बाइंड अप करेगा और किसका निर्माण करेगा? ये बना लेगा HbO2। अपन ने अभी चर्चा की थी HbO2 क्या होती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है। क्या होती है दोस्तों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड कैसा ब्लड हो गया? प्योर ब्लड हो गया। अब देखो दोस्तों, ये जो प्योर ब्लड है ये कहाँ पे है? लंग्स में। इसको ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए कहाँ ले जाना पड़ेगा? इसको हार्ट में ले जाना पड़ेगा। और हार्ट में कौन लेके जाता है? कल अपन ने एक वेन पढ़ी थी जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। क्या बताया था? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक ऐसा एक्सेप्शन है, बाकी सारी वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो होता है? इम्प्योर, लेकिन एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, जो लंग्स और हार्ट के बीच में जुड़ी रहती है, जो लंग्स से प्योर ब्लड को उठाती है और हार्ट तक लेके जाती है। उसको क्या कहा जाता है? उसको हम नाम देंगे पल्मोनरी वेन। दोस्तों मैंने इसको लिखा है पीवी, समझ जाना, पल्मोनरी वेन है। ये पल्मोनरी वेन कहां ले जाके डाल देगी ब्लड को? ये डालेगी हार्ट में। अब हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, और पंप करेगा तो ये जो ब्लड है वो कहां जाएगा? ये जाएगा एरोटा में। क्यों? क्योंकि एरोटा क्या करती है? हमारे ऑर्गन्स तक ब्लड को फ्लो करती है, यानी कि वहां तक पहुंचाती है। अब एरोटा में जब ब्लड जाएगा तो एरोटा क्या करेगा? एरोटा ले जाएगी इसको ऑर्गन्स तक। कहां तक लेके जाएगी दोस्तों? ऑर्गन्स तक लेके जाएगी। और ऑर्गन्स जो है वो किससे मिलकर बने हैं? ऑर्गन्स बने हैं सेल से मिलकर। सारे के सारे ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हैं? सेल से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब हमारी बॉडी बनती है, हमारा शरीर बनता है, तो वहां सबसे पहले क्या बनती है? सेल बनती है। सेल के बाद में कल अपन ने चर्चा की थी टिश्यू बनता है। टिश्यू के बाद में क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी बनती है। तो यहाँ पे सेल है, और सेल में एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सारे जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि जब हम भोजन करते हैं तो जो भोजन हम खाते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो होता है C6H12O6, यानी कि इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको ग्लूकोज नाम दिया जाता है। किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और ग्लूकोज की फॉर्म में कहां स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे स्टोर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये स्टोर हो जाता है तो यहाँ पे क्या आती है? यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ क्या आएगी? ऑक्सीजन आएगी। अब हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है? ऑक्सीजन के साथ थोड़ी सी बेवफाई कर लेता है, और बेवफाई कर लेगा यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ देता है और खुद आगे निकल जाता है। अब ऑक्सीजन को जैसे ही इसने यहाँ छोड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं? हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलेंगे तो जलने के दौरान बाहर कौन सी गैस निकलेगी? बाहर निकलती है CO2। कौन सी निकलती है? CO2। अब पता चला हम जो बाहर गैस निकालते हैं वो CO2 ही क्यों होती है? क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज को जब जलाएंगे तो बाहर क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी। और आग हमेशा किसकी उपस्थिति में लगती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगती है। यानी कि आग लगाने का कार्य कौन करती है दोस्तों? ऑक्सीजन करती है। ऑक्सीजन ने जला दिया, जलाया तो बाहर क्या निकलेगा?
निकली CO2। अब CO2 जैसे ही निकली हीमोग्लोबिन को दिख गई, इसका तो काम ही यही है, क्या करेगा, ये बाइंड अप करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब ये जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड अप करेगा, क्या बन जाएगा, HbCO2, यानी कि ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया। अब इम्प्योर ब्लड को ऑर्गन से कहां ले जाना है, हार्ट तक लेके जाना है। ऑर्गन्स में कैसा ब्लड है, इम्प्योर। अब आपको कल मैंने बताया था ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड किस में होता है, इम्प्योर ब्लड वेन में होता है। और कौन सी वेन है जो ऑर्गन से उठाती है और हार्ट तक लेके आती है, उस वेन का नाम है, ये क्या करेगी, यहां से ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को उठाती है, कौन, वेना कावा। क्या है वेना कावा, वेना कावा लार्जेस्ट वेन है, यानी कि सबसे बड़ी सिरा। ये कहां ले जाके डाल देगी, ये डालेगी हार्ट में। अब हार्ट में ब्लड कैसा आ गया, हार्ट में ब्लड आ गया इम्प्योर। अब इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए वापस कहां लाया जाता है, लंग्स में लाया जाता है। अब लंग्स में लाने का कार्य कौन करेगी, अपन ने कल बात की थी किसकी, पल्मोनरी आर्टरी की। क्यों, पल्मोनरी वेन की तो अपन ने बात कर ली, क्योंकि यह लंग्स से प्योर ब्लड को कहां लाती है, हार्ट तक लाती है। अब हार्ट से इम्प्योर ब्लड को कहां लेके जाना है, हमें लंग्स तक लेके जाना है। ऐसी आर्टरी जिसमें कैसा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, वो कौन सी है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। दोस्तों PA लिखा है मैंने, समझ जाना, पल्मोनरी आर्टरी क्या कहा जाता है इसको, पल्मोनरी आर्टरी। ये कहां लेके जाएगी, ये ले जाके डाल देती है कहां पे, लंग्स में। समझ गए दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या होता है, Hb साइकिल चलता है। Hb साइकिल का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार से ऑक्सीजन को उठाता है, किस प्रकार से ऑर्गन्स तक लेके जाता है, और किस प्रकार से ऑर्गन्स से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है, और कैसे हार्ट तक लाता है, और हार्ट से वापस कहां लेके आता है, लंग्स तक लेके आता है। ये सारी की सारी जो क्रिया विधि है, ये सारी की सारी जो मैकेनिज्म है, वो किसके द्वारा की जाती है, वो हीमोग्लोबिन के द्वारा की जाती है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पता चल गया कि लंग्स से प्योर ब्लड कौन लाती है, पल्मोनरी वेन। कहां ले जाके डालती है, हार्ट में। हार्ट से ऑर्गन्स तक ब्लड को कौन पहुंचाती है, एरोटा पहुंचाती है। ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हैं, सेल से। सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहां तक क्लियर है। देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार। सबसे पहले क्या आता है, एनवायरनमेंट आता है। एनवायरनमेंट में क्या है, एयर है। एयर का क्या किया हमने, रेस्पिरेशन किया। रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, लंग्स के द्वारा। लंग्स में क्या है, ब्लड है। ब्लड में क्या है, आरबीसी, और आरबीसी पर क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने क्या किया, लंग्स में जैसे ही ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन का क्या किया, बाइंड अप कर लिया, और किसका निर्माण किया, HbO2 का। HbO2 कैसा ब्लड हो गया, प्योर। प्योर ब्लड को कहां लेके जाना है, हार्ट तक। हार्ट में कौन लेके जाती है, पल्मोनरी वेन लेके जाती है। अब पल्मोनरी वेन हार्ट में लेके जाएगी, हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा एरोटा के द्वारा। एरोटा क्या करेगी, ऑर्गन्स तक लेके जाएगी। ऑर्गन्स किससे मिलकर बने, सेल से। सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाती है तो वहां क्या प्रेजेंट है, वहां ग्लूकोज है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर है। और ऑर्गेनिक मैटर हमेशा क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में क्या होगा, वो आग पकड़ लेते हैं, आग जलने लगते हैं, और जलेंगे तो क्या निकलेगी बाहर, CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जो कैसा ब्लड हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। इम्प्योर ब्लड को कहां ले जाना है, हार्ट तक। कौन लेके जाता है, वेना कावा लेके जाती है। और जब हार्ट में इम्प्योर ब्लड हो जाता है तो इम्प्योर ब्लड को वापस प्योर करने के लिए कहां लाते हैं, लंग्स तक। और लंग्स तक लाने का कार्य कौन करती है, पल्मोनरी आर्टरी करती है। क्लियर है दोस्तों यहां तक। अब देखिए हमने जब आरबीसी स्टार्ट की थी तो आरबीसी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान दे लेना, हीमोग्लोबिन की कमी से, डेफिशिएंसी से जो रोग होता है उसको कहा जाता है एनीमिया। क्या कहा जाता है उसको, एनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से जो रोग होता है, कमी से जो रोग होता है, वो कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया डिजीज होती है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। आगे अपन बात करते हैं, आरबीसी कंप्लीट है अपनी, हीमोग्लोबिन कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, दूसरी चीज आती है, दूसरी जो कार्बल्स आती है अपने पास, वो कौन सी आती है, कार्बल्स, वो आती है WBC। और दोस्तों WBC की जहां बात आती है, सीधी सी बात है, WBC का कार्य क्या होता है, WBC का एक ही कार्य होता है, वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि डिजीज के साथ फाइट करने का कार्य करती है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, WBC के द्वारा किया जाता है। तो अगला पार्ट आता है आपके पास क्या,
WBC यानी इसको कहा जाता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। दोस्तों ये जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स है, जिस प्रकार से हमने आरबीसी का दूसरा अदर नेम देखा था, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का भी अदर नेम होता है। और वो डब्ल्यूबीसी का जो अदर नेम होता है वो क्या होता है, उसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम देते हैं उसको, ल्यूकोसाइट्स नाम दिया जाता है दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है, वो कितना होता है, इसका लाइफ स्पान होता है 8 to 10 डेज, 8 से 10 दिन होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है दोस्तों, कईयों में 5 से 7 दिन दे रखा है, कईयों में 10 से 12 दिन दे रखा है, कईयों में 12 से 20 दिन दे रखा है। तो जो एक औसत जो एवरेज जो इनका लाइफ स्पान निकाला गया है वो कितना होता है, 8 to 10 डेज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके नंबर की, यानी कि नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी दोस्तों होते हैं 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम। कितने होते हैं, 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम होते हैं। फिर इनके कार्य की बात की जाती है, और इनके कार्य की अगर हम बात करें तो इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है डिफेंस सेल के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि हमारे शरीर में किसका निर्माण करती हैं, इम्यून सिस्टम को बनाती हैं, इम्यून सिस्टम का कार्य करती हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती हैं, यानी रोगों से लड़ने का, डिजीज के साथ फाइट करने का कार्य ये करती हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी, जब अपन ने आरबीसी की बढ़ी हुई संख्या देखी थी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आरबीसी देखा था, उसको क्या नाम दिया था अपन ने, उसको नाम दिया था पॉलीसाइथेमिया। और जब अपन ने डब्ल्यूबीसी की डिक्रीजिंग नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी की आरबीसी की डिक्रीजिंग नंबर ऑफ देखे थे, उसको अपन ने क्या नाम दिया था, उसको अपन ने नाम दिया था इरिथ्रोसाइटोपेनिया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं तो उसको नाम दिया जाता है ल्यूकोसाइथेमिया। ये टर्म्स हैं दोस्तों, इनके बारे में पूछा जाता है, ल्यूकोसाइथेमिया। ल्यूकोसाइथेमिया क्या होता है, ल्यूकोसाइथेमिया उसे कहते हैं जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, ल्यूकोसाइथेमिया कहते हैं। अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया नाम दिया जाता है। दो टर्म्स आती हैं दोस्तों अपने पास, एक तो ल्यूकोसाइथेमिया और एक है ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइथेमिया किसको कहा जाता है, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ल्यूकोसाइटोपेनिया किसे कहा जाता है, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। और डब्ल्यूबीसी की जब संख्या बढ़ी हुई रहती है तो बढ़ने के कारण एक रोग होता है, एक डिजीज होती है, कैंसर। और वो कैंसर कौन सा होता है, वो होता है ल्यूकेमिया कैंसर। कौन सा कैंसर होता है, ल्यूकेमिया कैंसर। ल्यूकेमिया कैंसर इसको कहा जाता है। ल्यूकेमिया कैंसर किसके कारण होता है, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो कौन सी डिजीज होती है, ल्यूकेमिया कैंसर होता है, यानी कि जिसको कहा जाता है ब्लड कैंसर। क्लियर है। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं कि ये जो डब्ल्यूबीसी है ये होती कितने प्रकार की है, कितने टाइप होते हैं इसके। तो इसके दो टाइप होते हैं दोस्तों, एक तो होती है कौन सी, एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरी होती है नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होती है नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है कणिकाएं, यानी कि जिस डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। और जिस डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में अगर ग्रेन्यूल्स यानी कण नहीं पाए जाते हैं तो उसको क्या नाम देंगे, नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ग्रेन्युलोसाइट्स की। और जो ग्रेन्युलोसाइट्स है ये कितने प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों, ये होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो होती है दोस्तों न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, ये जो न्यूट्रोफिल है
ये सबसे ज्यादा पार्ट बनाती है किसका? WBC का। पूछा जाता है क्वेश्चन कि WBC का सबसे ज्यादा पार्ट बनाने वाली WBC कौन सी है? इसका नाम है न्यूट्रोफिल। और ये कितना पार्ट बनाती है? 60 to 70% पार्ट बनाती है, यानी कि 60 से 70% भाग बनाती है। सर्वाधिक भाग बनाने वाली, सबसे अधिक भाग, सबसे ज्यादा पार्ट बनाने वाली WBC, सबसे अधिक भाग बनाने वाली WBC। दूसरी WBC अपने पास कौन सी आती है? दूसरी WBC आती है इओसिनोफिल। कौन सी आती है दोस्तों? इओसिनोफिल। और इओसिनोफिल जो WBC है ये कितना पार्ट बनाती है? ये बनाती है 2.5%। कितना पार्ट बनाती है? 2.5% भाग ये बनाती है। तीसरी आती है कौन सी? तीसरी आती है दोस्तों अपने पास बेसोफिल। कौन सी आती है? बेसोफिल। और सबसे कम पार्ट जो बनाती है वो कौन सी WBC है? वो बेसोफिल WBC है। कौन सी WBC को कहा जाता है सबसे कम पार्ट बनाने वाली? बेसोफिल WBC को। और कितना पार्ट बनाती है? 0.5%। कितना पार्ट बनाती है ये? 0.5%, यानी कि सबसे कम भाग बनाने वाली WBC, सबसे कम पार्ट बनाने वाली WBC। अब ये जो बेसोफिल WBC है ये दो प्रकार के प्रोटीन्स बनाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन प्रोटीन्स का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो एक प्रोटीन, दो प्रकार के प्रोटीन बनाती है। कौन कौन से प्रोटीन बनाती है ये? एक तो बनाती है हिस्टामिन। हिस्टामिन, हिस्टामिन का कार्य क्या होता है? हिस्टामिन ब्लड प्रेशर को लो करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। हमारे बीपी को कम करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, हिस्टामिन के द्वारा किया जाता है। और दूसरा आता है अपने पास कौन सा? दूसरा आता है दोस्तों हिपेरिन। और हिपेरिन का कार्य क्या है? एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दोस्तों? एंटीकोगुलेंट का। और एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एंटीकोगुलेंट उसे कहा जाता है जो ब्लड को हमारे शरीर में जमने से रोकता है, यानी कि कोगुलेंट होने से रोकता है, उसको क्या कहा जाता है? एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। ये जो हिपेरिन है ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है, ब्लड को जमने से रोकने का कार्य करता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? इसका निर्माण होता है बेसोफिल WBC के द्वारा। और इसका निर्माण एक जगह और होता है जिसे कहा जाता है लीवर। लीवर भी किसका फॉर्मेशन करता है? लीवर भी हिपेरिन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है दोस्तों? ये कौन सी WBC कंप्लीट है अपनी? ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स किसे कहेंगे? ऐसी WBC जिसके अंदर या जिसकी साइटोप्लाज्म में, जिसके कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। दूसरी आती है अपने पास नॉन ग्रेनुलोसाइट्स। दोस्तों नॉन ग्रेनुलोसाइट्स किसे कहेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे नॉन ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ साथ में लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी अपने पास। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अभी CHSL की एग्जाम चल रही है, वहां पे साइंस का अच्छा पोर्शन आता है, CGL में अच्छा पोर्शन आता है, रेलवे में अच्छा पोर्शन आता है साइंस का, डी ग्रुप की एग्जाम्स में अच्छा पोर्शन आता है साइंस का। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? नॉन ग्रेनुलोसाइट्स की। और नॉन ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? वो होती हैं दो प्रकार की। नॉन ग्रेनुलोसाइट्स कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो होती है मोनोसाइट। कौन सी होती है दोस्तों? मोनोसाइट होती है। और मोनोसाइट जो है वो लार्जेस्ट WBC है, यानी कि सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लार्जेस्ट WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। सबसे ज्यादा पार्ट बनाने वाली WBC कौन सी है? न्यूट्रोफिल है। सबसे कम पार्ट बनाने वाली WBC कौन सी है? बेसोफिल है। बेसोफिल के द्वारा कितने प्रकार के प्रोटीन बनाए जाते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? हिस्टामिन और हिपेरिन। हिस्टामिन का कार्य क्या है? ब्लड प्रेशर को कम करना। हिपेरिन का कार्य क्या है? एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। अब हम आगे बात करते हैं कि लार्जेस्ट WBC तो बता दिया, लेकिन काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो लार्जेस्ट WBC है इसका डायमीटर कितना होता है? इसका व्यास कितना होता है? इसका डायमीटर होता है दोस्तों 16 to 18 माइक्रोमीटर,
यानी कि 16 से 18 माइक्रोमीटर क्या होता है इसका व्यास होता है। क्लियर है दोस्तों यहां तक। दूसरी डब्ल्यूबीसी आती है अपने पास कौन सी, लिम्फोसाइट। दूसरी डब्ल्यूबीसी कौन सी है दोस्तों, लिम्फोसाइट होती है। और ये जो लिम्फोसाइट है ये कितने प्रकार की होती है, ये होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है दोस्तों, एक तो होती है टी लिम्फोसाइट, एक तो होती है टी लिम्फोसाइट। अब ये चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो लिम्फोसाइट है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो टी लिम्फोसाइट होती है और एक बी लिम्फोसाइट होती है। ये जो टी लिम्फोसाइट है इसको टी लिम्फोसाइट ही क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। कारण है दोस्तों, साइंस के अंदर कोई भी चीज बिना कारण के नहीं दी जाती है, और इसका कारण यह है कि इसका जो निर्माण होता है टी लिम्फोसाइट का, वो कहां होता है, वो थाइमस ग्लैंड में होता है। कहां पे होता है, थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हमारे हार्ट के ऊपर पाई जाती है। जो इसका जो फॉर्मेशन करती है वो कौन करती है, थाइमस ग्लैंड करती है। और थाइमस ग्लैंड को जब हम लिखते हैं तो थाइमस ग्लैंड में पहला अक्षर क्या आता है, टी आता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। और कैसे इम्यून सिस्टम को बनाती है, ये परमानेंट इम्यून सिस्टम को बनाती है। कैसे इम्यून सिस्टम को बनाती है, परमानेंट इम्यून सिस्टम। अब परमानेंट इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है, परमानेंट इम्यून सिस्टम का मतलब है कि अगर एक बार इसने कोई एंटीबॉडी बना दी तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे शरीर में बनी रहती है, उसे दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा आता है अपने पास बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट को भी दोस्तों बी लिम्फोसाइट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की रीजन है। और इसके पीछे रीजन क्या है, इसका जो निर्माण होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है, बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो को जब लिखा जाता है तो पहला अक्षर क्या आता है, बी आता है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। और बी लिम्फोसाइट कैसे इम्यून सिस्टम को बनाती है, टेम्परेरी इम्यून सिस्टम को बनाती है, टेम्परेरी इम्यून सिस्टम। अब टेम्परेरी इम्यून सिस्टम का मतलब क्या हो गया, टेम्परेरी इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि अगर इसने एंटीबॉडी बना दी तो वो एंटीबॉडी कुछ दिन के लिए हमारे शरीर में रहेगी, उसके बाद वो एंटीबॉडी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अगर कोई भी एंटीबॉडी इसके द्वारा बनाई जाती है उसको हमें दोबारा से बनाने की आवश्यकता होती है। टी लिम्फोसाइट को दोबारा एंटीबॉडी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। यहां तक बात क्लियर है। आगे चलें, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना कि जो न्यूट्रोफिल कौन सी होती है, इओसिनोफिल कौन सी होती है, बेसोफिल कौन सी होती है, किसके द्वारा प्रोटीन बनाए जाते हैं, कितना भाग बनाया जाता है, ग्रेनुलो नॉन ग्रेनुलोसाइट्स कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, सबसे जो लिम्फोसाइट है वो कितने प्रकार की होती है, थाइमस ग्लैंड में कौन सी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, बोन मैरो में कौन सी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, परमानेंट इम्यून सिस्टम का निर्माण कौन करती है, टेम्परेरी इम्यून सिस्टम का निर्माण कौन करती है, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर पूछी जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें डब्ल्यूबीसी के अंदर पूछी जाती हैं। क्लियर है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स की जब बात आती है हमारा सीधा ध्यान कहां पे जाता है, हमारा सीधा ध्यान जाता है ब्लड क्लॉटिंग पर। यानी कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का निर्माण करना, ब्लड क्लॉटिंग करना। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग उसे कहते हैं कि जब हमें चोट लगती है, चोट लगने के दौरान कोई टिश्यू डैमेज होता है, तो टिश्यू डैमेज जब होगा तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर ब्लड निकलेगा, और उस ब्लड को निकलने से रोकने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारी हेल्प करता है प्लेटलेट्स। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, प्लेटलेट्स की। और प्लेटलेट्स की जहां बात आती है, इसका भी दूसरा नाम होता है, जिस प्रकार से हमने आरबीसी का दूसरा नाम देखा था क्या, इरिथ्रोसाइट्स, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम देखा था ल्यूकोसाइट्स। इसी प्रकार से प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहा जाता है इसको, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है, प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 5 से 7 दिन का, 5 to 7 डेज। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितने होते हैं,
नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं 1.5 टू 3.5 लाख। mm3 कितने होते हैं? 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर इसकी क्या होती है? संख्या होती है दोस्तों। यहाँ तक याद रखना। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, लिख लेना साथ में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं इनका रेशियो होता है दोस्तों 600:1:4। कितना होता है दोस्तों? 600:1:4 होता है। ये याद रख लेना। प्लेटलेट्स का नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछते हैं, लेकिन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का तो बहुत बार पूछा जा चुका है। यानी कि 600:1 जो रेशियो होता है वो किसका होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का होता है। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त का थक्का बनाती है, ब्लड क्लोटिंग करती है। रक्त का थक्का बनाने का कार्य किसका होता है दोस्तों? रक्त का थक्का बनाने का कार्य होता है प्लेटलेट्स का। और प्लेटलेट्स अकेली नहीं बनाती है। अपन ने कल प्लाज्मा में जो प्रोटीन देखे थे, लास्ट वाले 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसमें से 2 देखे थे अपने, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन भी मिलते हैं किसके साथ में? वो प्लेटलेट्स के साथ में मिलते हैं। पहले प्रोथ्रोम्बिन होगा, फिर फाइब्रिनोजन क्या करेगा? नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक जाल के समान संरचना बनाता है, और उस जाल के समान संरचना में प्लेटलेट्स आकर के रुक जाती हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग कैसे करती है? क्योंकि प्लेटलेट्स जैसे ही हवा के संपर्क में आती है, एयर के संपर्क में आती है, ये क्या हो जाती है? सॉलिड हो जाती है, ठोस हो जाती है। और ठोस होने के कारण क्या कर लेगी? ब्लड को शरीर से बाहर निकलने से रोक देती है। तो किसका निर्माण हो जाता है? ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? ब्लड क्लोटिंग बन जाता है। अब देखिए, हमने टर्म्स देखी थी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की, उसी प्रकार से प्लेटलेट्स की टर्म देखते हैं। इसकी संख्या अगर बढ़ जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइथीमिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइथीमिया, थ्रोम्बोसाइथीमिया। और इसकी संख्या अगर कम हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसे कहेंगे? जब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसे कहेंगे? जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? एक चीज और बता देता हूं, आपने नाम सुना होगा डेंगू बुखार। डेंगू, ये जो डेंगू है, ये डेंगू किसके काटने से फैलता है? ये फैलता है फीमेल एडीज के काटने से, फीमेल एडीज के काटने से। और फीमेल एडीज या एजेप्टाई मच्छर जब काटता है, फीमेल एडीज मच्छर जब काटती है तो कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग होता है, डेंगू डिजीज होती है। और डेंगू रोग में किसकी संख्या कम हो जाती है? प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। किसकी संख्या कम हो जाएगी दोस्तों? प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इसीलिए हाँ, आपने काफी बार सुना होगा कि प्लेट डाउन हो गई है। वो प्लेट डाउन किस कारण होती है? वो प्लेट डाउन फीमेल एडीज मच्छर के काटने से होती है। और प्लेट डाउन होने से होता क्या है? प्लेट डाउन होने से ब्लड क्लोटिंग नहीं होता। और ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है तो हमारे शरीर का जो ब्लड है वो चोट लगने के कारण शरीर से बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण इंसान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों हम जो बाकी की चीजें बची हैं अपने पास, कल अपन बात करेंगे किसके बारे में? ब्लड क्लोटिंग के बारे में। ब्लड क्लोटिंग के बाद में हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बाद में पढ़ेंगे हम आरएच फैक्टर के बारे में। और आरएच फैक्टर के बाद में हमारा तीसरा जो टॉपिक आता है इस सिस्टम का, वो आता है हार्ट। और उसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में? हार्ट के बारे में। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? बने रहिएगा, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का और पढ़ते रहिए हमारे साथ। बने रहिए बीएस क्लासेज के साथ। धन्यवाद।